हेलो बच्चों। तो कल जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसमें हमने पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और आपके पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ा थे। अगर हम छोटे से रूप में बताएं तो पिरामिड ऑफ नंबर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अपराइट होता है, और जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अपराइट होता है और एक्वेटिक इकोसिस्टम का इन्वर्टेड होता है। और जो एनर्जी पिरामिड होता है वो हमेशा आपका क्या रहता है, अपराइट रहता है। अगर हम बात करें थे कि भाई जो आपका एनर्जी पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट रहता है, तो हमने वहाँ पे एक लाइन पढ़ी थी, एनर्जी फ्लो पढ़ा था। और एनर्जी फ्लो में हमने क्या पढ़ा था, 10% लो पढ़ी थी। एक बार उसे थ्योरेटिकली पढ़ो। देखो हम पढ़ते हैं बेटा एनर्जी फ्लो इन फूड चेन। एनर्जी फ्लो कैसे होता है, देखो जब फूड चेन में फूड के थ्रू आपके एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे क्या जाती है बेटा, एनर्जी। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो। फिर उसने बोला कि जितनी भी एनर्जी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं वो सारी सन से मिली हुई है, क्योंकि सोलर एनर्जी आपके एटमॉस्फेयर से आती है। आने के बाद उसे कौन लेता है, आपके ग्रीन प्लांट्स। कौन लेता है बेटा, आपके ग्रीन प्लांट्स लेते हैं। और आपके ग्रीन प्लांट जितनी भी सोलर एनर्जी पड़ रही होती है उसका सिर्फ 1% ले पाते हैं। मतलब अगर यहाँ पे 10 ग्रीन प्लांट है तो 10 ने कितनी ली होगी, 10 ली होगी। एक प्लांट ने 1%, दूसरे ने दूसरी %। इस तरीके से टोटल सोलर एनर्जी का हर पौधा सिर्फ 1% ले पाता है। जब इस 1% एनर्जी को वो यूटिलाइज कर रहा होता है तो अगले ट्रॉपिक लेवल पे जो एनर्जी जाती है, कुछ एनर्जी तो पूरी चली जाती है और कुछ एनर्जी हीट या एनर्जी की लॉस में नॉर्मली क्या हो जाती है, आपकी लूज कर जाती है। अगर अपनी लूज कर रही है तो हम कहेंगे अगर आपके प्रोड्यूसर लेवल पे 200 जूल एनर्जी आई है तो इसकी सिर्फ 10% कहाँ जाएगी, आपके ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे जाएगी। 10 का मतलब सिर्फ 20 जूल जाएगी, ठीक है। तो 10% एनर्जी जो होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाती है। इस टर्म को हम बोलते हैं 10% लो। क्या बोलते हैं बेटा, आपका 10% लो, ठीक है। तो देखो आपको तीनों तरह के जो पिरामिड्स हैं वो आपको लिखने हैं। आपको मैंने थ्योरी भी पिछली वीडियो में दे दी थी, आपको उस वीडियो से थ्योरी भी लिखनी है और आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं। आपको एनर्जी फ्लो का जो फूड चेन है वो भी लिखना है बेटा। आप इसको MTG से भी कवर कर सकते हो, सेम ही चल रहा है ये, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। देखो हम सब पढ़ चुके हैं, फूड पिरामिड भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और हम अपना फूड वेब भी पढ़ चुके हैं। एक बार बस ये देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या होता है आपकी फूड पिरामिड का, फ़ायदा क्या है। फूड पिरामिड में द ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय अ फूड पिरामिड, पहला। दूसरा, इकोलॉजिकल पिरामिड हमें हेल्प करते हैं कि किसी भी एरिया में, किसी भी इकोसिस्टम में उसकी क्या तो स्ट्रक्चर है, क्या उसकी डाइवर्सिटी, फंक्शनल डाइवर्सिटी मतलब वहाँ पे कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और एनर्जी एफिशिएंसी उस इकोसिस्टम की कितनी है। अब हमारे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आपका बायो मैग्निफिकेशन। बायो मतलब लिविंग इंसान में मैग्निफिकेशन मतलब कोई ना कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है। तो लिविंग चीज़ों में किसी चीज़ का मैग्नीफाई मतलब नंबर इंक्रीज होना, क्या कहलाता है बेटा, आपका बायो मैग्निफिकेशन। तो देखो बायो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है। बायो मैग्निफिकेशन और फूड चेन मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, किसकी, किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की, किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे, एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। देखो समझो क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो हुआ ये कि हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे एक खेत था, खेत में तुमने एक केमिकल डाला DDT, या फिर बहुत सारे खेत हैं, खेतों में हमने केमिकल डाला DDT पेस्ट मारने के लिए। अब वो सारा DDT आपकी वाटर बॉडी में चला गया, क्यों, साइड में हमारा एक तालाब या फिर एक रिवर बह रहा है, सारा रिस के कहाँ चला गया, वाटर बॉडीज में। तो बेटा जब आप बात करोगे कि वो सारा केमिकल जब आपके पूरे पानी में मिला तो उसका अमाउंट था 0.000003 पार्ट्स पर मिलियन। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब इतने अमाउंट का 3 मिलियन अमाउंट का इतना सा हिस्सा ही क्या हुआ है, उस केमिकल ने कवर करा है। हुआ ये
कि अब वहाँ पे जो भी आपके प्लांट्स थे या फिर जो भी आपकी जूप्लैंक्टन, मतलब आपके, सबसे पहले देखो वो केमिकल सारे प्लांट्स ने लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। उनको एब्जॉर्ब करने के बाद उन प्लांट्स को किसने खाया? जूप्लैंक्टन। बेटा ये पानी के हर्बीवोर्स है। जूप्लैंक्टन को, सॉरी हाँ, पानी के हर्बीवोर्स है, जूप्लैंक्टन ने इनको खाया। अब बेटा एक बात बताओ, पानी में तो ये सारा डीडीटी इतना सा दिखाई दे रहा था। जो जूप्लैंक्टन होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी का जो मास होता है, जो वेट होता है, जो उनका टिश्यू होता है, जो इनकी या फिर मसल्स होती है, उसमें वो केमिकल जाके घुसेगा तो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। मतलब पानी में डाल रखी है कोई चीज़ तो वो हमें कम लग रही है, वो पानी यूटिलाइज कर लिया गया तो उनकी मसल्स में वो केमिकल घुस गया है। अब उस केमिकल का अमाउंट कितना हो गया? 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। पहले देखो कितना कम था उस वाटर बॉडी में। जैसे ही वो किसने खाया? आपके जूप्लैंक्टन्स ने यूटिलाइज करा, उनकी मास, उनकी बॉडी में मास में वो केमिकल घुस गया और वो कितना हो गया? 0.04 पार्ट्स पर मिलियन। इन जूप्लैंक्टन्स को खाया स्मॉल फिशेज ने। किसने खाया बेटा? स्मॉल फिशेज ने। अब स्मॉल फिशेज साइज में तो बड़ी होती है, उनके अंदर ये केमिकल उनकी पूरी मास के अंदर, पूरी मसल्स के अंदर घुसेगा तो कितना दिखा आपको? ये 0.5 पार्ट्स पर मिलियन। इन छोटे फिशेस को खा लिया आपकी बड़ी फिश ने। बड़ी फिश की बॉडी तो और भी बड़ी होती है, उसका तो मसल मास और भी ज़्यादा होता है। तो ये कितना हो गया बेटा आपका? ये हो गया आपका 2 पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद बेटा इस बड़ी फिश को खा लिया एक बहुत बड़ी ईगल ने। ईगल का जो वेट होता है या बॉडी मास होता है वो तो और भी ज़्यादा होता है, तो वो कितना हो गया केमिकल? 25 पार्ट्स पर मिलियन। इसे कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। मतलब किसी टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस का लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जैसे फूड चेन में, वो जाता जाएगा ऊपर की तरफ, आपका जो भी क्या केमिकल है, ठीक है, वो आपकी हर ट्रॉपिक लेवल पे उसका अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बायोमैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा? बायोमैग्निफिकेशन। क्वेश्चन कैसे आते हैं इससे? देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप समझो मैं क्या कह रही हूँ आपको। अब मैं तुमसे ये पूछ लूँ कि इस डायग्राम में सबसे ज़्यादा केमिकल जो है वो किसके अंदर मिलेगा? तो हम कहेंगे जो सबसे ऊपर वाला हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल है, उस पे जो भी ऑर्गेनिज्म बैठा हुआ है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा केमिकल उसके अंदर देखने को मिलेगा बजाय कि नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल के। तो मान लो मैं ऐसे कह रही हूँ, ये खेत है, खेत में मैंने केमिकल छिड़के, केमिकल छिड़कने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी क्रॉप्स उगा दी। क्या उगा दी? अपनी क्रॉप्स। अब इन क्रॉप्स को, जो भी हमने केमिकल छिड़के हैं और हमने क्रॉप्स उगाई हैं, इन क्रॉप्स को खा लिया मान लो आपके खरगोश ने। किसने खा लिया? आपके खरगोश ने, ठीक है। अब जो खरगोश है, ठीक है, उसको आपके किसी बड़े ऑर्गेनिज्म ने खा लिया, मान लो ईगल ने खा लिया। तो देखो आपने सब्जी में केमिकल छिड़का था तो कहीं ना कहीं आपकी जो सब्जियां हैं उनमें केमिकल भरा हुआ है। यहाँ पे उस केमिकल का अमाउंट कम था, जैसे ही उसे खरगोश ने खाया, खरगोश, जितने भी खरगोश हैं उनकी मसल में ये केमिकल चला गया और उनका मसल मास ज़्यादा, तो केमिकल का अमाउंट बढ़ गया। अब इससे बड़ा कौन है? ईगल। ईगल ने इसे खाया तो उसकी मसल में ये केमिकल और भी ज़्यादा हो गया कि उसका मसल मास ज़्यादा है। तो जो सबसे ऊपर वाला ट्रॉपिक लेवल है उस पर जो भी बैठा होगा उसके अंदर आपका केमिकल जो है उसका कंपोजिशन ज़्यादा मिलेगा। अगर मान लो सबसे अपर ट्रॉपिक लेवल पे, सबसे अपर ट्रॉपिक लेवल पे आपका बेटा ह्यूमन बैठा होता है। क्या बैठा होता है बेटा? ह्यूमन। ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, ये जो लार्ज फिश है इसको आपका कोई ह्यूमन निकाले और रेस्टोरेंट में ले जाए भाई और इसको खा ले, तो जो सबसे अपर ट्रॉपिक लेवल पे होते हैं, चाहे वो ह्यूमन क्यों ना हो, केमिकल सबसे ज़्यादा उसके अंदर मिलेगा। तो बायोमैग्निफिकेशन का मतलब होता है जब हम एक ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो जो भी केमिकल नीचे वाले ट्रॉपिक लेवल से शुरू हो रखा है उस केमिकल का अमाउंट आपके सबसे ऊपर वाले ट्रॉपिक लेवल पे सबसे ज़्यादा मिलेगा। बायोमैग्निफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल है वो मैग्नीफाई हो चुका है। पहले इतना सा डाला था हमने, अब वो बढ़ के देखो 25 पार्ट्स पर मिलियन जा चुका है। ठीक है बेटा,
तो ये था आपका अगला टर्म बायोमैग्निफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं बेटा इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम। इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम कैसे? हमारे पास डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम आती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो सबसे पहले ही बोला गया जो ओजोन है वो होती क्या है। ओजोन क्या है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है, अपर एटमॉस्फेयर, उसमें क्या होता है बेटा, आपके पास ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, उसके ऊपर जब यूवी रेज पड़ती है तो वो अपने एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये एटम्स कंबाइन करते हैं आसपास की पड़ी हुई थोड़ी और ऑक्सीजन के साथ और ये बना लेते हैं O3। क्या बना लेते हैं बेटा? O3। इसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। ये कहाँ पाई जाती है? ये अर्थ सरफेस से 16 से 50 किलोमीटर अबोव पाई जाती है। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है बेटा? O3 का वापस O2 प्लस O में कन्वर्ट हो जाना डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कहलाता है। बेटा ओजोन एक परत है, हवा की, गैस की एक परत है। डिप्लीशन का मतलब किसी किसी जगह से वो ओजोन लेयर क्या हो जाती है? पतली हो जाती है, धुंधली हो जाती है। उसे हम बोलते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। रीज़न क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्या होता है बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो कि आपके AC से, फायर एक्सटिंग्विशर से और रेफ्रिजरेंट्स जो होते हैं, आपके फ्रिज जो होते हैं, उनसे निकलते हैं। निकलने के बाद ही आपके एटमॉस्फेयर में जाते हैं और आपके O3 ओजोन को दोबारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग गई है बेटा, तो आपके पास इफेक्ट क्या पड़ा था? अल्ट्रावायलेट रेज ओजोन पर जो होती है, अगर पड़ती हैं तो ओजोन उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, धरती पे आने नहीं देता है। लेकिन अगर आपकी इस एरिया की ओजोन में हल्का सा भी छेद आया हुआ है तो आपकी यूवी रेज आराम से धरती पे आ जाएंगी और स्किन कैंसर कोज कर सकती है। सबसे पहले आपकी जब ओजोन लेयर में छेद देखा गया तो हमने बोला भाई कि हम CFC को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। और ये एग्रीमेंट 1986 में हुआ था। किसने डिसाइड करा था बेटा? यूनाइटेड नेशन ने करा था। आपकी बुक में एक डायग्राम दिया होगा जिसमें अर्थ बनी हुई होगी और अर्थ में एक जगह थोड़ा सा होल बना रखा होगा, या फिर अर्थ के ऊपर एक धुंधली सी लेयर बना के वो थोड़ी सी हल्की दिखा रखी होगी। बेटा वो आपकी ओजोन लेयर डिप्लीशन का डायग्राम है। सीधा क्वेश्चन कैसे आता है? वो डायग्राम दे देंगे, डायग्राम दिखा देंगे भाई कि ये जो डायग्राम है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या दिखा रहा है, जिस चीज़ को इसने दिखाया है उसको रोकने के फ़ायदे क्या है, कब उसको रोकने के लिए पहली बार पहल की गई। तो तुम कहोगे ये ओजोन लेयर डिप्लीशन दिखाया जा रहा है, ओजोन लेयर के बारे में बताओगे, डिप्लीट कैसे हो रही है ये बताओगे, ठीक है। डिप्लीट होने के बाद हमारे ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट क्या है ये बताओगे। और उसे रोकने के लिए सबसे पहले जो समिट, जो एक मीटिंग की करी थी वो 1986 में की गई थी। कहाँ कर, किसने करी थी बेटा? यूनाइटेड नेशन ने करी थी, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। क्या आता है बेटा आपका? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट का मतलब है किसी भी कूड़े कचरे का हमें उससे छुटकारा पा लेना। अगर हम बात करें रिसाइकलिंग क्या होती है, आप कहीं भी जाते होंगे तो आपको ना रिसाइकलिंग का साइन दिखता होगा इस तरीके से, ऐसे रिसाइकलिंग। तो उसका मतलब क्या होता है बेटा? जो पेपर और प्लास्टिक और मेटल्स के होते हैं, ठीक है, वो वापस हम उन जगह बेच सकते हैं जहाँ पे ये बन रहे हैं। बनने के बाद इनको तोड़ा फोड़ा जाएगा, तोड़ा फोड़ा जाने के बाद इनको दूसरी तरह से यूज़ किया जा सकता है। कांच की बोतल्स हो गई बेटा, प्लास्टिक हो गई, इनका चूरा बना के, इनके आजकल तो रोड भी बनाए जा रहे हैं प्लास्टिक के, तो इनको रिसाइकल मतलब दोबारा किसी और तरीके से यूज़ किया जा सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग। तो वेस्ट को आप कैसे ख़त्म करोगे? उसको रिसाइकिल करा दो। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग मतलब वेजिटेबल पील्स, एग शेल, वेस्ट फूड, टी लीव्स वगैरह को आप एक गड्ढे में डाल दो। गड्ढे में डालने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको धीरे धीरे किस में कन्वर्ट कर देंगे? कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। उस कंपोस्ट को आप सोइल में फर्टिलाइजर की तरह डाल सकते हो। आपने पढ़ा था मैन्योर, ये मैन्योर की बात हो रही है। तुम्हारे घर के कूड़े कचरे को पीछे छुटकारा पाना है ना बेटा, तो उसका एक गड्ढे में डाल के छुटकारा पा लो। गड्ढे में डालो, गल सड़ जाएगा, खेत में यूज़ कर लो। अगला होता है बेटा इंक्रेशन, मतलब उसको जला दो। जो टॉक्सिक ड्रग होती हैं, बायोकेमिकल वेस्ट होते हैं, ठीक है, उनको हाई टेम्परेचर दो। हाई टेम्परेचर जब होगी आपकी तो वो हाई टेम्परेचर क्या करेगा? जो भी केमिकल है उसको ख़त्म कर देगा, उसकी नेचर बिगाड़ देगा, तो वो आपके इन्वायरमेंट को हार्म नहीं कर सकता। जब ये जलेगा बेटा तो इसमें कुछ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ये एनर्जी आप एज ए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हो। लैंडफिल्स क्या होता है बेटा? इन्होंने बोला कि आप एक गड्ढा खोदो, ऐसा धरती का ऐसा हिस्सा जो थोड़ा सा गड्ढे की तरह हो,
उसमें सारा कूड़ा कचरा डालो और फिर उसमें मिट्टी से दबा लो। लैंडफिल मतलब धरती के गड्ढे में डाल के आपका सारा कूड़ा कचरा क्या करो, दबा दो, उसे कवर कर दो। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, जो भी आपके घरों से सीवेज निकल रहे हैं, हॉस्पिटल से, ऑफिस से, उनको एक ट्रीटमेंट प्लांट में भेजो। ट्रीटमेंट प्लांट में क्या किया जाएगा, पहले तो उसके मोटे मोटे वेस्ट जो है उसको हटाया जाएगा, फिर उसके अंदर जो केमिकल्स हैं उनको हटाया जाएगा, और फिर उस पानी को किसी भी वाटर बॉडीज़ में डाल दिया जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट। इंडिविजुअली हम वेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं, सबसे पहले हम 3R अप्रोच लगाएंगे। 3R में क्या आता है बेटा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अगर मैं तुम्हारे घर में कोई कूड़ा कचरा है, इंडिविजुअली तुम कैसे हेल्प करोगे सरकार की या फिर अपने अर्थ की, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो बेटा हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने नहीं चाहिए। पानी तभी चलाओ जब तुम्हें ज़रूरत है, यूँ नहीं ब्रश कर रहे हो पानी ऑन है, कम से कम पानी यूज़ करो ताकि वेस्टेज ही ना हो, तो रिड्यूस, वेस्टेज कम हो जाएगी, चीज़ें बचाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। रीयूज़, रीयूज़ का मतलब रिसोर्सेज को बार बार यूज़ करो। बेटा पॉलीथीन बैग जो होता है ना, उसको ग्रोसरी लेने के लिए यूज़ मत करो। आप एक काम करो, कपड़े का बैग लो, जूट का बैग लो, तो आप एक चीज़ को बार बार रीयूज़ कर रहे हो। आप हर बार थैली लेके आओगे, हर बार फेंकोगे, तो आपका काम नहीं चलेगा। लास्ट है बेटा आपका रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब होता है चीज़ों को फेंकने की बजाय उसको किसी और फॉर्म में यूज़ कर लो। तो बेटा ये 3R अप्रोच होती है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, जो कि इंडिविजुअल का एक अप्रोच होता है किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, ताकि वो अपनी चीज़ों को, अपने अर्थ को बचा सके। तो बेटा आपका ये वाला चैप्टर आज कंप्लीट होता है। इसके नोट्स बना लेना, एक बार MTG पढ़ना बेटा, और इसका जो फर्स्ट और जो सेकंड लेवल है आपका, वो आपको आज होमवर्क के तौर पे करना है। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं।